और बहुत लंबे समय से लगभग 10 दिन से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, सॉरी, क्योंकि वैकेशन में मैं भी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हो गया था। बट नाउ सर इज़ बैक, वो आपने सुना होगा, गब्बर इज़ बैक, सर इज़ बैक नाउ। एंड हम आपसे वादा करते हैं कि आपके टर्म एग्ज़ाम से पहले आपके साइंस और मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने कंप्लीट कर दूंगा। तो आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके पास आया हूँ वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर मैंने जो पढ़ाया उसका पार्ट 3 आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में कुछ बेसिक डिफरेंस को समझ लेते हैं। दोनों फेनोमेना है रेज ऑफ लाइट के किसी सरफेस से इंसिडेंट करने के बाद का ही फेनोमेना है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि एक में क्या होता है ना कि लाइट रे जो है ना, किसी सरफेस से ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराकर बैक टू सेम मीडियम बाउंस बैक करता है वो। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये बाउंस बैक नहीं होता है, किसी सरफेस से टकराता है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है दोनों। तो जो ट्रैवल करता है तो उसके पाथ में लिटिल बिट जो डेविएशन आता है, जो बदलाव आता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो याद रखना है सबसे पहले कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलता है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अपने ओरिजिनल पाथ से वो बेंड कर जाता है। काउजेज में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले इन चीज़ों को समझते हैं थोड़ा डायग्रामेटिकली। सपोज कीजिए, ये याद रखना है कि एटलीस्ट 2 डिफरेंट डेंसिटी का ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी है रिफ्रैक्शन के लिए। तो सपोज कीजिए ये मेरा एयर है और इसको मैंने ले लिया ग्लास और इसको मैंने ले लिया एयर, ठीक है। पूरे फिनोमेना को डायग्रामेटिकली समझिए, क्योंकि बातें समझने की है बच्चों, तो ध्यान से समझिए। कोई लाइट रे इंसिडेंट किया, जो रे यहाँ इंसिडेंट किया एज यूजुअल इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ जो लाइन है, इमेजनरी लाइन है, इसको नो डाउट अगेन इसको हम लोग नॉर्मल ही बोलेंगे, इसको कुछ और नहीं बोलेंगे। यानी सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ, दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा। तो लाइट रे यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, एयर से ट्रेवल कर रहा है ग्लास में, इसका मीडियम चेंज हो रहा है और दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जब इस मीडियम में जाया, लाइट ट्रेवल किया, तो इन फैक्ट इसका जो देखिए ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था भैया बिना डिस्टरबेंस का अगर पार करना है तो लाइक दिस यहाँ आ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है। देखिए इतना दूर इधर आ गया, नॉर्मल के तरफ बेंड हो गया, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट के ट्रेवल करने के बाद उसका बेंड करना, दैट इज रिफ्रैक्शन, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब सेकेंड सरफेस का इंटरफेस है आपका ग्लास टू एयर। तो यहाँ पर भी अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ, तो इस बार इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था। देखिए बच्चों, ये इसका ओरिजिनल पाथ अगर मान लीजिए पाथ बदल भी गया तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है ना, अबे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, लाइक दिस। नॉर्मल से, यहाँ नॉर्मल है तो इस बार नॉर्मल से दूर हो गया, कभी नॉर्मल के टुवर्ड्स आएगा, कभी नॉर्मल से दूर होगा। कब क्या होगा मैं अगले टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये जो बाहर निकल कर रे आया ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एमर्जेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं एमर्जेंट रे, मतलब जो एमर्ज हुआ, ठीक है। तो ये आपका एमर्जेंट रे हो गया। तो ओरिजिनल रे को जब देखेंगे ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि ओरिजिनल जो इंसिडेंट रे का पाथ अगर आप प्रोसीड करते हैं, तो जो एमर्जेंट रे है और ओरिजिनल रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। और इनमें जो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, शिफ्ट कर गया, ये शिफ्टिंग जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है आपका, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये कंप्लीट फिनोमेना है जिसमें टर्म्स आपने देखा, साथ ही देखा कि लाइट रे जब एयर से ग्लास गया तो इस बेंड किया, फिर ग्लास से एयर किया, फिर बेंड किया। जब जब आप मीडियम को बदलेंगे तब तक रेज ऑफ लाइट जो है अपने आप को बेंड करेगा, कभी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, कभी
अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने देखा। अब सवाल उठता है कि हम लोग आगे देखें कि आखिर कारण क्या है, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है ना, काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग समझते हैं कि अब वो क्या है ना, काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन को जानने से पहले मैंने आपको एक रिलेशनशिप दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर मीडियम का डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, और मीडियम का डेंसिटी कम होगा तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो ये रिलेशनशिप याद रखिएगा। अब आप सोचिए कि एयर से जब ग्लास में लाइट रे आया था तो एयर का डेंसिटी कम होगा, भारीपन कम होगा, है ना, और ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो कम डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी में आया तो डेंसिटी बढ़ा ना तो स्पीड ऑफ लाइट घट गया। एयर में जो लाइट का स्पीड था ना उससे कम हो गया, तो कम हो गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा ये। ठीक है, और फिर सेकेंड इंटरफेस पे आपने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि ग्लास टू एयर गया था वो रे ऑफ लाइट। तो जब ग्लास से एयर जाएगा रे ऑफ लाइट तो वो क्या होगा ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा था और एयर में जो आया उसका डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी अगर डिक्रीज किया तो स्पीड ऑफ लाइट फिर इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज किया तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये याद रखना है कि हम लोग कब किधर मूव करेगा वो हमने आपको बताया कि कब लाइट रे नॉर्मल की तरफ मूव करेगा और कब लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा। अब आगे देखिए काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कारण क्या होते हैं? तो अभी जो मैंने रिलेशनशिप आपको प्रीवियस बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि सीधा सा बात है कि अगर मीडियम का डेंसिटी बदलेगा तो लाइट का स्पीड बदलेगा, बस यही कारण है। ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम एक्चुअली, है ना। लेकिन एक बात उसमें ध्यान रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज व्हेन डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेज, सो रिफ्रैक्शन ऑकर। सिंपल सा फंडा है, लाइट का स्पीड डेंसिटी बदलने के कारण बदल गया, इसलिए बेंडिंग हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लाइट है ना जब ट्रेवल करता है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, ओनली द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज। ये मैंने क्यों बताया? इसलिए कि MCQ में कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, ओनली स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज, है ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो ये बात याद रखेंगे आप। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, है ना, एक एक करके एक एक बात को समझते चले जाइए, क्योंकि लैपटॉप में मैंने नोट्स बना लिया है और उसी से आपको मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा ताकि छूटे नहीं। देखिए डेली लाइफ, है ना, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग प्रतिदिन जो देखते हैं। देखिए दो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इन दोनों डायग्राम में ध्यान दें आप बच्चों कि एक में दोनों में एक में क्या है ना कि कॉइन जो है अपलिफ्टेड, अपने जो एक्चुअल डेप्थ है उससे ऊपर उठा हुआ दिखता है। शीशे के गिलास में पानी भर के उसमें सिक्का डाल के देखिएगा, एक्चुअल डेप्थ से ही ऊपर उठा हुआ दिखेगा, या उसमें पेंसिल या कोई स्टिक डालिएगा तो वो मुड़ा हुआ टूटा हुआ दिखेगा आपको, बाहर निकालिएगा फिर सीधा हो जाएगा, है ना। तो ये फेनोमेना जो देखते हैं दोनों, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही कंसिक्वेंस है, परिणाम है, रिजल्ट है। उसी तरह ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल करते हैं क्योंकि स्टार्स हाईली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है स्टार का हम लोगों से कंपैरेटिवली। सन ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, तो लाइट जो ट्रेवल करती है स्टार से अर्थ तक ना, तो उसको डिफरेंट मीडियम से पास करना पड़ता है, तो ऑफकोर्स उसमें रिफ्रैक्शन होगा और बेंडिंग होगा, इसलिए वो आपको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। तो ये आपका डेली लाइफ फेनोमेना है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, लॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए फर्स्ट लॉ बोलता है एकदम डिट्टो सेम कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट सेम पॉइंट इन सेम प्लेन। मतलब देखिए डायग्रामेटिकली फिर समझिए बात को। मान लीजिए हमने ये एक डायग्राम आपके लिए बनाया पुनः,
और ये इंसिडेंट रे हम लोग का इंसिडेंट रे, ये हमने आपको बताया कि 90 डिग्री बनाता हुआ जो इमेजनरी लाइन है ये आपका नॉर्मल है, और ये ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड करेगा तो ये आपका रिफ्रेक्टेड रे हो गया। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्रेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो फर्स्ट लॉ बोल रहा है बच्चों कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे ऑल लाई एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है। लेकिन सेकेंड लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस लॉ का एक स्पेसिफिक नेम है, स्नेल्स लॉ, और कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है स्टेट स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है ना कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू, साइन कॉस टैन जो आप पढ़े हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए वो हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए हमने पेयर लिया एयर एंड ग्लास, एयर एंड ग्लास, तो एयर और ग्लास के लिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हर जगह फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है ना। यानी कि इस चीज़ को आप लिख कैसे सकते हैं, तो देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ बीच में लिख रहा हूँ कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ एक कॉन्स्टेंट मानते हैं हम लोग म्यू। इसी म्यू को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स मतलब रेशियोज है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्शन का जो कैपेबिलिटी है, कितना मुड़ेगा, कितना भागेगा नॉर्मल से दूर और कितना नज़दीक आएगा, है ना, उसका रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे म्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि न्यूमेरिकल में अगर आपको ये एंगल दिया रहेगा, ये याद रखिएगा, नॉट दिस, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये 60 दिया है तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे आप, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, तो साइन 30 डिग्री। अब बाई मान लीजिए 45 दे दिए, ये मान लीजिए आपका दे दिया कुछ 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री, और दोनों का जो वैल्यू होगा उसका कांस्टेंट वैल्यू वो म्यू के बराबर होगा इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए, जो पेयर ऑफ मीडियम दिया जाएगा उसके लिए। तो ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग लेंस में मेन पहुँचेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए अब आगे का जो टॉपिक है वो है, अभी अभी एक आपने नया टर्म देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली वहाँ पे तो आपने देखा एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना। तो उसके आधार पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन देखेंगे तो देखिए दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ ना कि जब लाइट के स्पीड किसी मीडियम में कंपेयर किया जाए, लाइट के स्पीड को वैक्यूम से या एयर से फिक्स कर दिया गया, एयर या वैक्यूम से कंपेयर किया जाए तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन एयर और वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है, जैसे वाटर और ग्लास में इंटरफेस ले लिए, लाइट मान लीजिए ग्लास से वाटर में जा रहा है या वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो अदर देन वैक्यूम यहाँ यूज हुआ, तो इस तरह के जो रेशियोज आएंगे स्पीड ऑफ लाइट के उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या देख रहे हैं आप, फार्मूला 3 × 10⁻, पहले डिफिनीशन है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। दैट मीडियम का मतलब हुआ जिस मीडियम में लाइट का स्पीड आपको दिया हुआ है, अदर देन वैक्यूम। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, यहाँ ट्रेवल कर रहा है एयर या वैक्यूम, दोनों में लाइट का स्पीड ऑलमोस्ट सेम होता है, टू मान लीजिए हमारा किसी गिवन मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ये मीडियम आपका वाटर भी हो सकता है ना, ये मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, तब उस कंडीशन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। देखिए इन तीन टर्म में से ये तो आपका फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों अननोन टर्म में से अगर ये दे दिया जाएगा तो ये निकालने के लिए पूछा जाएगा, ये दिया जाएगा तो ये निकालने के लिए पूछा जाएगा। छोटा सा न्यूमेरिकल होता है इस पे बेस्ड। तो ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज कंपेयर्ड विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक बात और याद रखिएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट जो उस मीडियम में होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। तो डिनोमिनेटर में आपको जिस मीडियम का स्पीड दिखे एक्चुअली आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं बच्चों। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, स्पीड ऑफ लाइट इनटू रेशियो ऑफ, ये भी रेशियो है या कंपैरिजन बोल सकते हैं, है ना, कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू गिवन मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। दो मीडियम में लाइट के स्पीड का कंपेयर किया गया, तो जो सेकेंड मीडियम है जिसमें लाइट इंटर कर रहा है उस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है ना। जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका मतलब हुआ ये दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है आपका, मीडियम 1, और ये है आपका मीडियम 2, और लाइट आपका 1 से ट्रेवल कर रहा है किस में, 1 से आपका ट्रेवल कर रहा है मीडियम 2 में, अबे या टुवर्ड्स जो भी जाए। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका निकल रहा है। मान लीजिए ये वाटर है, ये ग्लास है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात हो रही है क्योंकि उसका स्पीड आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये तौर तरीका था। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और तरीका है, शायद ये सिलेबस में है या नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए आप देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक देखें आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, दूसरा देखें स्पीड ऑफ लाइट में, अगर वैक्यूम से कंपेयर कर दिए तो एब्सोल्यूट हो गया। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो पॉइंट आप पीछे देख लिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं हम लोग। देखिए एक डायग्राम आपके पास बना हुआ है जिसमें एक ग्लास का बीकर है या जो कुछ भी कहिए, कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट है वो, उसमें वाटर भरा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है, कॉइन ऊपर उठा हुआ दिख रहा है बच्चों। तो कॉइन जो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है तो उसमें देखिए एक्चुअली वाटर लेवल से अगर आप देखेंगे ना तो वाटर लेवल से, यहाँ वाटर लेवल से कॉइन का एक्चुअल डेप्थ है, ये क्या है, ये एक्चुअल डेप्थ, ये आपका एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ आप देख रहे हैं कॉइन का, ये एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, लेकिन कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, तो ऊपर उठा हुआ जो दिख रहा है जिस डेप्थ पे, वो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये है, ये आपका एपेरेंट डेप्थ है। एपेरेंट यानी जो एपियर हुआ डेप्थ, एपियर हुआ। तो इस कंडीशन में भी आप निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, फार्मूला होता है कि रियल डेप्थ जो है यानी एक्चुअल डेप्थ, इसको एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ भी आप बोल सकते हैं, बाय एपेरेंट डेप्थ जो एपियर हो रहा है। इन दोनों के रेशियो को भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता है कभी कभी, देखिए है ना, अ कॉइन इज एपियर 0.2 मिलीमीटर अपलिफ्टेड फ्रॉम एक्चुअल डेप्थ, 0.2 मिलीमीटर ऊपर उठा दिख रहा है ये अपने एक्चुअल डेप्थ से। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.5, फाइंड द एक्चुअल डेप्थ। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि देखिए ये जो एक्चुअल डेप्थ है ये हमको निकालना है, तो एक्चुअल डेप्थ को हम मान लेते हैं x, और कॉइन जो हमको एपियर हो रहा है वो 0.2 मिलीमीटर ऊपर दिख रहा है। तो इसलिए अगर आप एपेरेंट डेप्थ निकालेंगे तो पूरे रियल डेप्थ में से 0.2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 0.2 माइनस करेंगे तो x माइनस 0.2। ठीक है, अब इस फार्मूला को यूज कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5 इज इक्वल टू रियल डेप्थ आपका x है और एपरेंट डेप्थ आपका x माइनस 0.2 है। अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और x का वैल्यू निकाल देंगे तो वो आपका रियल डेप्थ निकल के चला आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना ही बात को अगर अच्छी तरह से समझ के आप बार बार वीडियो को देख के मैटर को समझ गए
और मैं न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर का सेशन करूँगा, वहाँ इन बातों को रिलेट करूँगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरा भी थोड़ा सा है ना हिम्मत बढ़े, मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़े, उत्साहवर्धन हो, और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर मैं आपके सामने ऐसे आऊँ कि हर एक टॉपिक का छोटा छोटा रिवीजन आप जब चाहें कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।